नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश श्रीवास्तव, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट दिग्विजय कॉलेज राजनांदगांव। आज बीए प्रथम वर्ष पेपर सेकंड यूनिट थर्ड एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक्स इस विषय पर चर्चा करेंगे। इस यूनिट को मैंने दो भागों में बांटा हुआ है। पार्ट ए कृषि स्वभाव एवं महत्व, कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता, एवं पार्ट बी नई कृषि नीति एवं हरित क्रांति। भारतीय कृषि। भारत के आर्थिक विकास में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे देश में केवल जीविकोपार्जन का साधन कृषि नहीं है, बल्कि यह अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। अर्थात कृषि व्यवसाय वह धुरी है जिसकी ओर हमारी अर्थव्यवस्था चक्कर लगाती है। देश में अगर कृषि अच्छी हुई तो खुशहाली का माहौल रहता है, अन्यथा मायूसी का माहौल निर्मित रहता है। आइए देखें भारतीय कृषि का स्वभाव या प्रकृति क्या है। सबसे पहले, अधिकांश जनसंख्या की यह आजीविका का साधन है। भारत की अधिकांश जनसंख्या अर्थात लगभग 55% जनसंख्या की यह आजीविका है, अर्थात अधिकांश कार्यशील जनसंख्या इसमें संलग्न रहते हैं। दूसरा, खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता। भारतीय कृषि में दूसरी विशेषता यह है कि यहाँ लगभग 73% फसल खाद्यान्न फसलों की ली जाती है, अर्थात व्यापारिक फसलें मात्र 27% ही ली जाती हैं। तीसरा, कृषि जोत का छोटा होना। भारत में कृषि जोत का आकार बहुत छोटा है। यहाँ 85% जोतें मात्र 2 हेक्टेयर या इससे छोटी होती हैं, अर्थात यहाँ के किसान अधिकांश सीमांत कृषक की श्रेणी में आते हैं। चौथा, उत्पादन की पारंपरिक तकनीक। भारतीय कृषि की एक विशेषता यह भी है कि यहाँ पर अधिकांश उत्पादन पुरानी एवं परंपरागत तकनीक से की जाती है। पांचवा, निम्न कृषि उत्पादकता। भारतीय कृषि की उत्पादकता बहुत नीची है, जो कि प्रति हेक्टेयर भूमि में लगभग 3000 किलोग्राम गेहूं पैदा होता है, जबकि ब्रिटेन में इसकी उत्पादकता 7800 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। छठवां, मानसून पर निर्भरता। भारत में पिछले 70 वर्षों के नियोजन काल में इस क्षेत्र में अनेक प्रयास के बावजूद मानसून की निर्भरता अभी तक पूरी तरह खत्म नहीं हो पाई है। अभी भी कुल भूमि का 45% ही सिंचित क्षेत्र है, अर्थात 55% क्षेत्र अभी भी मानसून पर निर्भर हैं। अगला बिंदु है रोजगार का अभाव। भारतीय कृषि की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यहाँ सभी कृषकों एवं कृषक मजदूरों को पूरे वर्ष रोजगार की सुविधाएं नहीं मिलती, अर्थात वे अर्ध बेरोजगारी की स्थिति में रहते हैं। अगला बिंदु है कम आधिक्य। भारत में कृषि की जोत छोटी है, अतः किसानों को उतना ही उत्पादन मिलता है जितना कि उसका जीविकोपार्जन संभव हो सके। वह इसे व्यावसायिक रूप नहीं दे पाता। अगला बिंदु है श्रम प्रधानता। भारतीय कृषि में पूंजी के अनुपात में श्रम की प्रधानता रहता है। इसका अर्थ यह हुआ कि भारतीय कृषक निर्धन होने की वजह से अपनी कृषि में भूमिगत साधनों और आधुनिक यंत्रों का उपयोग नहीं कर पाता। और अंतिम बिंदु है राष्ट्रीय आय में यह
एक महत्वपूर्ण स्रोत है, अर्थात राष्ट्रीय आय में कृषि एवं इससे संबंधित उत्पादों का योगदान लगभग 17% है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय कृषि की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार थीं। देश की अर्थव्यवस्था में कृषि का विशेष महत्व है। चूँकि भारत गांवों का देश है, यहाँ का मुख्य व्यवसाय कृषि है। कृषि के महत्व को निम्न तथ्यों से आसानी से समझा जा सकता है। पहला, कृषि में सर्वाधिक रोजगार। भारतीय कृषि में लगभग 55% जनसंख्या को प्रत्यक्ष रोजगार मिला हुआ है, अर्थात अधिकांश जनसंख्या का यह रोजगार का एक प्रमुख स्रोत है। दूसरा, राष्ट्रीय आय का महत्वपूर्ण स्रोत। कृषि का राष्ट्रीय आय में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। राष्ट्रीय आय में कृषि एवं इससे संबंधित क्षेत्र का हिस्सा लगभग 17% होता है। तीसरा, उद्योगों का आधार। भारतीय उद्योगों को कच्चा माल खेती से ही प्राप्त होता है, जैसे सूती वस्त्र, चीनी, चाय, कॉफ़ी, रबड़, वनस्पति घी आदि सभी उद्योगों को कच्चे माल के लिए खेती पर ही निर्भर रहना पड़ता है। इस प्रकार अनेक उद्योगों को कच्चा माल कृषि से ही मिल पाता है। चौथा है विदेशी व्यापार में महत्व। भारतीय कृषि का विदेशी व्यापार में भी महत्वपूर्ण स्थान है। निर्यात का लगभग 14% भाग कृषि एवं कृषि से संबंधित पदार्थों का होता है। अगला बिंदु है खाद्यान्नों की पूर्ति। वर्तमान खाद्यान्नों की आवश्यकताओं की लगभग 100% पूर्ति भारतीय कृषि द्वारा ही देश में की जाती है। छठा पॉइंट है कृषि का सर्वाधिक उपयोग देश में। देश के भूमि क्षेत्रफल का सर्वाधिक भाग कृषि के काम में आता है। वर्तमान में लगभग 33 करोड़ हेक्टेयर देश में है, जिसका 14 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर कृषि की जाती है। सातवां और अंतिम बिंदु है पशुओं का चारा। देश में लगभग 47 करोड़ पशुधन है, जैसे गाय, बैल, भैंस, बकरी आदि। इन सभी पशुओं को चारा की पूर्ति कृषि से ही प्राप्त होती है। अब कृषि उत्पादकता की बात की जाए तो यद्यपि भारत में 55% जनसंख्या कृषि व्यवसाय में संलग्न है, फिर भी राष्ट्रीय आय में इसका योगदान मात्र 17% है। इसका प्रमुख कारण कृषि उत्पादकता का कम होना है। देश में 3000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन होता है, जबकि ब्रिटेन में प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन 7800 किलोग्राम होता है। अर्थात भारत में कृषि की निम्न उत्पादकता है। आइए देखें इसके कौन कौन से कारण हैं। पहला, भारतीय कृषि का मानसून पर निर्भर होना। भारत की कृषि प्रकृति पर निर्भर है, जिसमें विशेष रूप से 55% भूमि असिंचित होने की वजह से मानसून पर निर्भर है। अर्थात यदि मानसून अच्छी हो तो फसल अच्छी होती है, यदि मानसून न हो तो अच्छी फसल नहीं हो पाती। दूसरा, अधिकांश किसानों द्वारा उत्पादन की पुरानी तकनीक अपनाना। आज भी देश में अधिकांश किसान उत्पादन की पुरानी तकनीक से खेती करते हैं, जबकि बाज़ार में आधुनिक कृषि संयंत्र जैसे ट्रैक्टर, थ्रेशर,
डीजल पंप सेट आदि उपलब्ध हैं। तीसरा, अच्छे बीजों व रासायनिक खादों का उचित प्रयोग न कर पाना। भारत में कृषि उत्पादन के कम होने का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि भारतीय किसान अच्छे व उन्नत बीज का उपयोग नहीं करता। इसी प्रकार वह परंपरावादी होने के कारण अच्छी रासायनिक खादों का प्रयोग भी नहीं करता। भारत में रासायनिक खादों का प्रयोग प्रति हेक्टेयर लगभग 144 किलोग्राम है, जो कि बहुत कम है। अगला बिंदु है अपर्याप्त सिंचाई सुविधाएं। जैसे कि पहले भी कहा जा चुका है कि भारत में अभी भी 55% भूमि असिंचित है, जो पूरी तरह मानसून पर निर्भर है। अगला बिंदु है फसलों की सुरक्षा का अभाव। भारत में न्यून उत्पादकता का एक कारण फसलों को जंगली पशु पक्षियों एवं कीड़े मकोड़ों से सुरक्षा न कर पाना है। एक अनुमान के अनुसार देश में कुल खाद्यान्न का 16% इस प्रकार नष्ट हो जाता है। अगला बिंदु है पर्याप्त वित्त का अभाव। भारतीय कृषकों के बारे में कहा जाता है कि उन्हें पर्याप्त वित्त आसानी शर्तों पर नहीं मिल पाता और इसलिए वे इस हेतु निजी साहूकारों पर निर्भर हैं, जो इनका हर तरह से शोषण करते हैं। अगला बिंदु है किसान कृषि व्यवसाय की उन्नति हेतु धन का विनियोजन कर पाने में असमर्थ होते हैं। भारतीय कृषक गरीब होते हैं, अतः वे चाह कर भी कृषि की उन्नति हेतु इसमें धन का विनियोजन नहीं कर पाते। अगला बिंदु है देश में कृषि पर जनसंख्या का बढ़ता हुआ दबाव। भारतीय कृषि पर जनसंख्या का दबाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। 2001 की गणना के अनुसार यहाँ पर प्रति व्यक्ति कृषि भूमि का क्षेत्रफल मात्र 0.40 हेक्टेयर है, जबकि 1901 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति कृषि क्षेत्रफल लगभग 1 हेक्टेयर था, अर्थात लगातार इसमें कमी आई है। अगला पॉइंट है फसलों का उचित मूल्य तय किया जाए। यह बहुत आवश्यक है कि किसानों को उनकी फसल का उचित प्रतिफल दिया जाए, उचित कीमत दिया जाए, जिससे उसमें प्रोत्साहन बना रहे। और अंतिम बिंदु है उत्पादकता बढ़ाने के लिए कृषि में यंत्रीकरण को प्रोत्साहित किया जाए। कृषि में आधुनिक यंत्र जैसे ट्रैक्टर, थ्रेशर मशीन, पंप सेट आदि आधुनिक संयंत्र का उपयोग पर बल दिया जाए और इसे उपयोग में और अधिक करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाए। इस प्रकार अनेक उपाय हैं जिससे भारतीय कृषि में उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। अब हम पार्ट बी की बात करते हैं। पार्ट बी में भारत की नवीन कृषि रणनीति एवं हरित क्रांति के बारे में बात की जाएगी। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 को लागू की गई, जिसमें कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई और पूरी योजना पर होने वाले व्यय का
37% भाग कृषि पर व्यय किया गया। इसके बाद भी द्वितीय एवं तृतीय पंचवर्षीय योजना में भी कृषि उन्नति के विशेष प्रयास किए गए। नवीन कृषि नीति इसे नाम दिया गया। इसके अंतर्गत अनेक उपाय किए गए हैं, जैसे पहले कृषि क्षेत्र का विस्तार। पंचवर्षीय योजनाओं में नियोजन काल में योग्य भूमि की खोज की गई और उसे कृषि योग्य बनाया गया। जैसे बंजर किस्म की भूमि को तैयार किया गया, ऊबड़ खाबड़ भूमि को समतल किया गया और इस प्रकार इसके क्षेत्र में विस्तार किया गया। परिणाम स्वरूप 1951 में देश में कुल कृषि क्षेत्रफल 97 मिलियन हेक्टेयर था, जो 10 वर्षों में बढ़कर 1961 में 116 मिलियन हेक्टेयर हो गया। दूसरा, सिंचाई क्षमता का विस्तार। पंचवर्षीय योजनाओं में देश में सिंचाई योजनाओं का क्रमशः तीव्र गति से विकास किया गया। प्रथम योजना के प्रारंभ काल में देश में कुल सिंचाई क्षमता लगभग 22 मिलियन हेक्टेयर था, जो 11वीं योजना के अंत तक बढ़कर 113 मिलियन हेक्टेयर हो गया। इस प्रकार सिंचाई क्षमता में लगातार विकास किया जा रहा है। तीसरा, उर्वरकों का उत्पादन व उपयोग। योजना काल में देश में रासायनिक उर्वरकों के उत्पादन एवं उपभोग में पर्याप्त वृद्धि हुई है। 1961 में देश में घरेलू उर्वरकों का उत्पादन मात्र 150,000 टन था, जो बढ़कर 2015 में 16,269 टन हो गया, अर्थात इसमें भी वृद्धि दर्ज की गई है। चौथा है प्रमाणित बीजों का उत्पादन एवं वितरण। कृषि में प्रति एकड़ उच्च उत्पादकता की प्राप्ति हेतु सरकार राष्ट्रीय बीज निगम के अंतर्गत किसानों को श्रेष्ठ बीज की किस्मों का उत्पादन एवं वितरण में पर्याप्त ध्यान दे रही है, जिससे इसका उपयोग बढ़ने से उत्पादन बढ़ सके। पांचवा है कृषि साख नीति। कृषि को विकसित करने के उद्देश्य से देश में बड़ी मात्रा में उचित एवं आसान शर्तों पर कृषकों को ऋण की सुविधाएं प्रदान किए जा रहे हैं। देश में योजना काल में कृषि ऋणों की मात्रा में पर्याप्त वृद्धि हुई है, विशेषकर शासकीय संस्थाओं के माध्यम से। अर्थात 1961 में सरकारी वित्तीय संस्थाओं द्वारा मात्र 214 करोड़ का ऋण किसानों में वितरित किया गया था, जो बढ़कर 2015 में 8.5 लाख करोड़ हो गया। इस तरह किसानों को कम दर पर एवं आसान शर्तों पर कृषि ऋण दिए जा रहे हैं। अगला बिंदु है कृषि यंत्रों का उपयोग। पूर्व में कृषि कार्य पशुओं की शक्ति पर निर्भर था, अर्थात बैल एवं भैंस का उपयोग करता था, जिससे समय व धन का व्यय होता था। लेकिन आधुनिक कृषि भारतीय किसानों द्वारा भी कृषि संयंत्रों द्वारा किया जा रहा है, जिससे निश्चित रूप से किसानों का उत्पादन बढ़ा है और उनकी आय में वृद्धि हुई है। इस प्रकार हम कह सकते हैं योजना काल के दौरान किए गए उक्त प्रयासों से यद्यपि खाद्यान्नों के उत्पादन में कई गुनी वृद्धि हुई, लेकिन तृतीय पंचवर्षीय योजना
के बाद यह अनुभव किया गया कि कुछ क्षेत्र जैसे दलहन, तिलहन आदि के क्षेत्रों में पर्याप्त विकास नहीं हो सका है। अतः अब गहन कृषि के महत्व को समझते हुए 1966 में हरित क्रांति देश में लागू की गई। हरित क्रांति से आशय छठे दशक के मध्य में कृषि उत्पादन में हुई उस भारी वृद्धि से है जो कुछ थोड़े समय में उन्नतशील बीज, रासायनिक खादों एवं नवीन तकनीकों के फलस्वरूप हुई। चूंकि कृषि क्षेत्र में यह तकनीक एकाएक आई, तेजी से इसका विकास व विस्तार हुआ और थोड़े समय में ही इससे इतने आश्चर्यजनक परिणाम निकले कि देश के योजनाकारों, कृषि विशेषज्ञों ने इस अप्रत्याशित प्रगति को ही हरित क्रांति की संज्ञा प्रदान कर दी, क्योंकि इसके फलस्वरूप भारतीय कृषि निर्वाह स्तर से उठकर आधिक्य स्तर पर आ चुकी थी। अर्थात हम खाद्यान्न निर्यात करने की स्थिति में आ चुके थे। हरित क्रांति की कौन कौन सी उपलब्धियां थीं जिसकी वजह से इसे एक मील का पत्थर समझा गया है? आइए इस पर चर्चा करें। हरित क्रांति की उपलब्धियां। पहला बिंदु है रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग। नवीन कृषि रीति के परिणाम स्वरूप रासायनिक उर्वरकों के उपभोग की मात्रा में तेजी से वृद्धि हुई है। अर्थात 1961 में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग प्रति हेक्टेयर 2 किलो होता था, जो बढ़कर 2011 में 144 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो चुका है। दूसरा, उन्नतशील बीजों का प्रयोग में वृद्धि। देश में अनेक उपज देने वाले उन्नतशील बीजों का प्रयोग बढ़ा है तथा बीजों की नई किस्मों की खोज की गई है, जिससे उत्पादन में वृद्धि हुई। तीसरा है सिंचाई सुविधाओं का विकास। नई कृषि नीति के अंतर्गत देश में सिंचाई सुविधाओं का तेजी के साथ विस्तार किया गया है। अर्थात 1951 में देश में कुल सिंचाई क्षमता 223 लाख हेक्टेयर थी, जो बढ़कर 2010 में 1000 लाख हेक्टेयर से भी अधिक हो गई है। तीसरा, बहुफसली कार्यक्रम। बहुफसली कार्यक्रम का उद्देश्य एक ही भूमि पर वर्ष में एक से अधिक फसल उगाकर उत्पादन को बढ़ाना है। अन्य शब्दों में, भूमि की उर्वरा शक्ति को नष्ट किए बिना भूमि के एक इकाई से अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना ही बहुफसली कार्यक्रम है। पांचवा है आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग। इस कृषि नीति में आधुनिक कृषि यंत्रों जैसे ट्रैक्टर, थ्रेशर, हार्वेस्टर, बुलडोजर, डीजल पंप और बिजली के पंप आदि संयंत्रों का महत्वपूर्ण योगदान है, जिसका प्रयोग भारतीय किसान कर सके। छठा पॉइंट है कृषि सेवा केंद्रों की स्थापना। कृषकों में व्यावसायिक साहस की क्षमता को विकसित करने के उद्देश्य से देश में कृषि सेवा केंद्र स्थापित करने की योजना लागू की गई है। इस योजना में पहले व्यक्तियों को तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाता है जो कृषि संबंधित होता है, फिर इनसे कृषि सेवा केंद्र स्थापित करने को कहा जाता है। इसके लिए उन्हें पर्याप्त वित्तीय सुविधाएं भी दी जाती हैं। अब तक देश में कुल 1000 से अधिक कृषि सेवा केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं।
अगला बिंदु है मृदा या मिट्टी परीक्षण केंद्र की स्थापना। मृदा प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों की मिट्टी का परीक्षण सहकारी प्रयोगशालाओं में किया जाता है। इसका उद्देश्य भूमि की उर्वरा शक्ति का पता लगाकर किसानों को उसके अनुसार रासायनिक खादों व उत्तम बीजों के प्रयोग की सलाह दी जाती है। वर्तमान समय में इन सरकारी प्रयोगशालाओं में प्रति वर्ष लगभग 7 लाख नमूनों का परीक्षण किया जाता है। अगला बिंदु है भूमि संरक्षण। भूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत कृषि भूमि को बंजरपन से मुक्ति देना तथा उबड़ खाबड़ भूमि को समतल बनाकर कृषि योग्य बनाने का काम किया जाता है। यह कार्यक्रम विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि क्षेत्रों में लागू किया गया, जिससे कृषि क्षेत्र का विस्तार हो सके। 9वां पॉइंट है कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान। सरकार की कृषि नीति के अंतर्गत कृषि शिक्षा का विस्तार करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पास 45 अनुसंधान केंद्र एवं प्रयोगशालाएं हैं। इसके अतिरिक्त देश में 500 से अधिक कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित हैं, जो इस क्षेत्र में शिक्षण एवं प्रशिक्षण का कार्य कर रहे हैं। 10वां पॉइंट है कृषि उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि। हरित क्रांति से सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि देश में फसलों के अधीन इसका क्षेत्रफल, नए संयंत्रों का उपयोग, सिंचाई सुविधा का उपयोग आदि से कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि हो सकी है। 11वां पॉइंट है कृषि के परंपरागत स्वरूप में परिवर्तन। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कृषि के परंपरागत स्वरूप में पर्याप्त परिवर्तन हुआ है। किसानों के दृष्टिकोण में भी परिवर्तन संभव हो सका है और अब वे परंपरागत खेती के स्थान पर नवीन तकनीक को अपना सके हैं। अब वे व्यावसायिक खेती अथवा गन्ना, रुई, पटसन, तिलहन तथा बागवानी फसलों को भी लेने लगे हैं। अंतिम पॉइंट है किसानों की आर्थिक स्थिति का बेहतर होना। हरित क्रांति के फलस्वरूप नए तकनीक के प्रयोग एवं अन्य उपायों से निश्चित रूप से उत्पादन वृद्धि हुई है। उत्पादन में वृद्धि होने से किसानों की आय में वृद्धि हुई है और आय में वृद्धि होने से इनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकी है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के किसी क्षेत्र में हरित क्रांति या नवीन कृषि नीति एक मील की पत्थर की तरह है, जिसने इस व्यवसाय को एक नई ऊंचाई दी है। आशा है आप सभी इस अध्याय को ध्यान से सुने होंगे, जिसका लाभ मिला होगा। थैंक यू, धन्यवाद।